हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास है यूपी बोर्ड कक्षा 6 विज्ञान। और हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई नंबर 2, दूसरी इकाई या दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। और ये हमारी बुक है विज्ञान भारती। विज्ञान भारती भाग नंबर 1, यानी कक्षा 6 की यूपी बोर्ड की विज्ञान की किताब। और आज हम पूरा पाठ एक ही वीडियो में साफ कर देंगे। तो इकाई नंबर 2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो जो बातें मैं आपको समझाता जाऊंगा उन सारी बातों को ध्यान से समझना है। देखो, ये नोट्स मेरे द्वारा लिखे गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। और ये नोट्स बहुत काम के हैं, 100% सटीक नोट्स हैं, हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करने वाले। देखो, हमारा जो इकाई नंबर 2 है कक्षा 6 के विज्ञान का, उसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ये नाम है हमारे चैप्टर का, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ की। पदार्थ को हम एक और नाम से जानते हैं, द्रव्य। तो आप पदार्थ को द्रव्य भी कह सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमें लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। वीडियो को रोक दो और लिख सकते हो आप। जब भी मैं साइड में हटता हूँ तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। दूसरा तरीका यह है कि जब भी मैं साइड में हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा तरीका यह है कि आप एप्लीकेशन से नोट्स ले सकते हो। अब देखो बेटे, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पदार्थ की या द्रव्य की, और इसे हम इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। तो ये बात तो आपने पढ़ रखी है, कक्षा 4-5 में भी पढ़ रखी है कि पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ साफ यही बात लिखी हुई है कि पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ। भाई, उसकी ये 3 शर्तें हैं। कुछ ना कुछ स्थान उसे घेरना चाहिए उस वस्तु को, और उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, और उसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हों। इंद्रियां आपको पता ही हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिन्हें हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। जैसे पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं जो आपके याद होने चाहिए। चौक एक पदार्थ है, उसका वो कुछ स्थान भी घेरती है, इसमें कुछ द्रव्यमान भी होता है, और चौक को हम महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। जैसे चौक को हम अपनी आंख द्वारा देख सकते हैं, चौक को हम त्वचा द्वारा स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। डस्टर भी एक पदार्थ है, इसमें भी पदार्थ के तीनों गुण हैं। मेज, कुर्सी, पानी, तेल, वायु आदि, ये सब क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ या द्रव्य या मैटर की परिभाषा आपको जरूर आनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अगला हेडिंग है हमारा अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो आपको पता है कि पदार्थ 3 प्रकार की अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। सबको पता है कितने प्रकार की अवस्था होती है? 3 प्रकार की। या अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले होती है ठोस अवस्था, जिसे हम ठोस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉलिड। तो ठोस अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था की खासियत ये होती है कि ठोस अवस्था का आयतन व आकृति निश्चित होते हैं। मतलब जब भी कोई ठोस होगा तो ना तो उसका आयतन बदलेगा और ना तो उसकी आकृति बदलेगी। आयतन भी उसका निश्चित होगा और आकृति भी उसकी निश्चित होगी। जैसे मान लो हमारे पास एक ठोस पदार्थ है, जैसे ईंट है। ईंट तो ठोस पदार्थ है ना। तो ईंट का आयतन कभी नहीं बदलेगा। ईंट को चाहे यहाँ रख दो, वहां रख दो, इधर रख दो, उधर रख दो, कहीं भी रख दो ईंट को, उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा। आयतन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? क्या होता है आयतन का मतलब? बताओ। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। यह है आयतन। तो ईंट को आप कहीं भी रखोगे, स्थान तो उतना ही घेरेगी वो, उतनी ही। आयतन का मतलब पूरे स्थान की बात कर रहे हैं हम, कितनी वायु को उसने हटाया होगा जहां भी वो रखी गई होगी। और आकृति का मतलब होता है शेप। ईंट की शक्ल कैसी होती है? शेप, आकृति कैसी होती है? एक घनाभ के जैसी। तो वो हमेशा घनाभ जैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ईंट को यदि दीवार के ऊपर रख दिया
तो वो घनाभ जैसी है, और यदि आपने ईंट को कहीं किसी बर्तन में रख दिया तो वो रसगुल्ले जैसी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होने का, ईंट तो ईंट की आकृति तो वैसी ही रहेगी, घनाभ जैसी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ठोस अवस्था का आयतन व आकृति निश्चित होते हैं, ना तो ठोस का आयतन बदलता है, ना ही उसकी आकृति यानी उसकी शक्ल शेप नहीं बदलती है। जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि, ये सब क्या है? ठोस। अब ठोस के बारे में हमें 3 बातें सीखनी है। सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, ठोस अवस्था के कण यानी अणु बहुत पास पास होते हैं। भाई ठोस के कण ऐसे होते हैं, देखो, बहुत पास पास। ये बहुत पास पास हैं, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने सबने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। इसीलिए क्या होता है कि ठोस के जो कण हैं वे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, और अपनी जगह केवल हल्का सा कंपन कर सकते हैं। इसलिए इनकी आकृति और आयतन नहीं बदलता है ठोस पदार्थों का, यही कारण है। तो यहाँ लिखा हुआ है ठोस अवस्था के कण यानी अणु बहुत पास पास होते हैं। दूसरी बात, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण का बल का मतलब ये जो सारे के सारे कण हैं या अणु हैं या परमाणु हैं, ये एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, यानी एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। आकर्षण बल का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने वाला बल। पास पास हैं तो आकर्षण बल तो बहुत ज्यादा हो गई। नंबर तीसरी बात, ठोस के कण अपने स्थान पर केवल थोड़ा सा कंपन कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि एक बस में हमने इस तरह बहुत सारे यात्री खचाखच भर के बिठा दिए, तो वो जो यात्री हैं वे सिर्फ अपनी जगह थोड़ा सा हिल ही तो सकते हैं। ऐसे 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 थोड़ा ही है कि यहाँ से उठ के वहाँ चले गए, फिर वहाँ से मिल के आए, वापस यहाँ आ गए। तो ठोस के कण ऐसे ही हैं, जैसे एक बस की कैपेसिटी है 40 आदमियों की बिठाने की, और आपने उसमें बिठा दिए 50 आदमी तो वे हिलडुल ही नहीं सकते। जैसे एक कक्षा में 50 बच्चे बैठ सकते हैं और उस कक्षा में आपने 70 बच्चे बिठा दिए, तो वे हिलडुल ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत मतलब कंपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर आराम से टहल के आएंगे। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ठोस अवस्था की खासियत क्या होती है? ठोस अवस्था वो अवस्था होती है जिसका आयतन और आकृति दोनों कैसे हो? निश्चित हो। आयतन भी नहीं बदलने का, आकृति भी नहीं बदलने की। फिर 3 बातें, इनके जो अणु हैं वे बहुत पास पास होते हैं ठोस अवस्था के, और इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। और अगली बात, ठोस के कण अपने स्थान पर केवल थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, और ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठोस का ये वाला चित्र। अब आ जाते हैं दूसरी अवस्था पर। ठोस अवस्था के बाद आती है द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था को लिक्विड स्टेट भी आप कह सकते हो। द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड। द्रव अवस्था में देखो, कण थोड़ा दूर दूर है। इस चित्र को देखो ध्यान से, दूर दूर है ना कण। तो द्रव अवस्था का आयतन निश्चित परंतु आकृति अनिश्चित होती है। ध्यान रखो, इसे देखो, आयतन तो होता है निश्चित और आकृति कैसी होती है? अनिश्चित, यानी आकृति बदल सकती है। जैसे द्रव का एग्जाम्पल है पानी, तेल एक्सेट्रा। पानी और तेल द्रव हैं। अब आपको समझना यह है कि इनका आयतन निश्चित होता है। इस बात का क्या सबूत है हमारे पास? मान लो मैं आपको कहूं कि हम जो है 1 लीटर तेल खरीद कर लाए मार्केट से, उसका आयतन ही तो है 1 लीटर। लीटर में तो आयतन ही नपता है। 1 लीटर तेल खरीद कर लाए हम, और हमने उसे घर पर आकर किसी बर्तन में रख दिया, तो बर्तन में भी तो उसका आयतन 1 लीटर ही होगा। आप उसे किसी भी बर्तन में रख दो, कहीं भी रख दो, उसका आयतन 1 लीटर ही होगा। यानी उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप किसी भी बर्तन में उसे रख दो, कहीं भी रख दो। तो इसीलिए कहते हैं कि द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित। वो कभी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा हमेशा। यदि 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसे कैसे ही कोई आकृति के बर्तन में रख दो। परंतु यहां लिखा हुआ है आकृति अनिश्चित, पर उसकी आकृति अनिश्चित होती है। आपने जब 1 लीटर तेल खरीदा था तो मान लो वो एक पॉलीथीन की पैकिंग में था, तो उसकी आकृति वैसी होगी जैसी पॉलीथीन की पैकिंग होगी। फिर आपने घर आकर उसे तेल को एक बॉटल में भर दिया, तो उस तेल की आकृति बॉटल जैसी हो जाएगी, शक्ल उसकी बॉटल जैसी हो जाएगी ना, बॉटल के रूप में ही अपने आप को ढाल लेगा वो। और यदि आपने उस तेल को किसी डब्बे में रख दिया या किसी भी जैसे जग में रख दिया या ग्लास में रख दिया, जैसे बर्तन में रखोगे
जिस आकृति के बर्तन में आप तेल को रखोगे ना, उसी आकृति में वो अपने आप को ढाल लेगा, क्योंकि वो द्रव है। इसका मतलब साफ है, आपके समझ में आ गया होगा कि द्रव अवस्था का आयतन तो निश्चित होता है। 1 लीटर तेल हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, उसका आयतन वो 2 लीटर नहीं होगा, ना वो आधे लीटर होगा, चाहे कैसे भी बर्तन में रख दो। पर आकृति होती है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जो बदलती रहती हो। जैसे बर्तन में आप द्रव को भर दोगे, बर्तन उसी की आकृति अपने आप को उसी की आकृति में ढाल लेगा। ठीक है। और द्रव के कण होते हैं दूर दूर। अब ये 3 बातें इसी तरह द्रव में याद रखनी है आपको। पहली बात, द्रव के कण ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। देखो इन कणों को, ठोस के तो बिल्कुल सटे पड़े थे, बिल्कुल घिच पिच में थे, ये तो थोड़े दूर हैं, ठोस के मुकाबले दूर होते हैं। दूसरी बात, द्रव के कणों के बीच आकर्षण ठोस के कणों से कम होता है। तो यहाँ जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। थोड़ी दूरी ज्यादा है ना, तो आकर्षण बल कम होगा। और ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम थी, तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा था। यहाँ दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल ठोस के मुकाबले क्या होगा? कम होगा। इसीलिए तो आकृति बदलती है। द्रव के कण द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। मतलब यदि ये वाला कण चाहता है ना कि मैं जरा 1 मिनट उससे मिल के आ जाऊं, तो उससे मिलकर वापस आ सकता है। पर यदि मैं ठोस के कणों की बात करूं, तो ठोस के कण तो अपनी जगह थोड़ा सा कंपन कर सकते हैं, बस ऐसे ऐसे कंपन। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैं बहुत पास पास है, उनके पास जगह ही नहीं है। और इनके पास इनके कणों के द्रव के कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए द्रव के कण क्या कर सकते हैं? अपने स्थान छोड़कर अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं और मिलकर फिर वापस आ जाएंगे, या फिर किसी दूसरे दोस्त से मिलने जा सकते हैं। तो वे अपनी जगह बदल सकते हैं, घूम सकते हैं आसानी से, पर इस जो इसकी सीमा है, जो बाउंड्री है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी कण द्रव की सीमा से बाहर नहीं निकल रहा है, तभी तो हम कहते हैं द्रव का आयतन निश्चित है। 1 लीटर तेल 1 लीटर ही रहेगा, पर वो घूम तो सकता है ना इधर उधर। आकर्षण बल तो ठोस के मुकाबले कम ही है द्रव के कणों के बीच में, इसलिए उसकी आकृति बदल सकती है। क्या बदल सकती है? आकृति। तो ये बात होगी बेटे द्रव की। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या होती है बेटे? गैस। गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। अब गैस के कणों को देख लो आप ध्यान से, कितने दूर दूर हैं। इनकी कोई सीमा भी नहीं है, कोई बाउंड्री भी नहीं है इनकी। तो गैस अवस्था का आयतन व आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आयतन भी निश्चित नहीं है, आकृति भी निश्चित नहीं है, दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब आप 1 लीटर गैस खरीद के लेके आए और किसी दूसरे बर्तन में आपने रख दी, तो जरूरी नहीं कि वो 1 लीटर ही रहेगी, उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। और उसकी आकृति तो बदलेगी, ये बात तो पक्की है। मान लो आपने 5 लीटर गैस खरीद ली, तो 5 लीटर गैस जो है वो 5 लीटर के आप सिलेंडर में भरवा के ले आए, और उस 5 लीटर गैस को आपने फिर 20 लीटर के सिलेंडर में भर दिया। तो जब वो 5 लीटर के सिलेंडर में थी तो उसका आयतन 5 लीटर था, और जब 20 लीटर के सिलेंडर में आपने उसे भर दिया तो वो उसका आयतन 20 लीटर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ही है कि वो 5 लीटर ही जगह घेरूंगी, मैं तो 20 लीटर घेरती ही नहीं हूँ। गैस के कण तो दूर दूर फैल जाते हैं ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। जितने बड़े सिलेंडर में गैस को रखोगे आयतन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा उसका, और जितने छोटे सिलेंडर में रखोगे आयतन उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आयतन निश्चित नहीं होता। अब बात आई आकृति की। आपके पास एक सिलेंडर तो है बॉटल जैसा, जिसमें 1 लीटर गैस है, और एक सिलेंडर है आपके पास भिगोने जैसा, ठीक है, जिसका आयतन 1 लीटर है। तो जब आप उसे बॉटल जैसे सिलेंडर में भरोगे तो उसकी गैस की आकृति बॉटल जैसी हो जाएगी, और जब भगोने या भिगोने जैसे सिलेंडर में भरोगे तो उसकी आकृति भिगोने जैसी हो जाएगी। जैसे द्रव बर्तन के शेप में अपने आप को बदल लेता है, इसी तरह गैस भी सिलेंडर के शेप में अपने आप को बदल लेती है। सिलेंडर एक बंद बर्तन ही तो होता है। तो आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित, यानी बदलते रहते हैं बर्तन के हिसाब से। जैसे वायु एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। अब गैस के बारे में भी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह है, गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। देख लो बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी सबसे कम किस में है? ठोस में। ठोस से ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा गैस में।
दूसरी बात, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल 0 होता है। भाई सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच में होता है। ठोस से कम आकर्षण बल होता है द्रव के कणों के बीच में, और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल होता ही नहीं, 0 लिखा हुआ यानी नगण्य। 0, कोई आकर्षण बल नहीं है, कोई प्यार नहीं है एक दूसरे से गैस के कणों को। सबसे ज्यादा प्यार और अपनापन ठोस के कणों के बीच में होता है, और उससे कम द्रव के, और सबसे ही कम गैस के। तीसरी बात, गैस के कण गति करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये होगी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस। ठीक है, अब देखो मैं एक थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेता हूं। ये हम बात कर रहे हैं ठोस की, ठोस के बारे में हमने पढ़ लिया, और हमने द्रव के बारे में पढ़ लिया, और हमने गैस के बारे में पढ़ लिया। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से हैं, ठोस द्रव गैस, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं यहाँ बात करूंगा आयतन की। जरा एक बार फास्ट रिवीजन कर लें हम। आयतन और आकृति। आकृति का मतलब होता है शेप, शेप माने शक्ल सूरत कैसी है उसकी। ठोस का आयतन निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है, कभी नहीं बदलते हैं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है पर आकृति अनिश्चित होती है। द्रव को जैसे बर्तन में रखोगे वैसी आकृति ले लेगा वो। और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आकृति निश्चित होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसी बात को मैंने आपको पढ़ाया है अभी। और एक बताया कि ठोस के कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, ठोस के कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, द्रव के कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे ही ज़्यादा होती है। फिर आकर्षण बल की बात बताई, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, और गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, कोई भी आकर्षण बल नहीं होता गैस के कणों के बीच। समझ रहे ना मेरी बात? और ये ठोस के कण केवल अपनी जगह कंपन कर सकते हैं, द्रव के कण अपनी सीमा के अंदर कहीं भी घूम कर आ सकते हैं, और गैस के कण इनकी कोई सीमा ही नहीं होती, घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो ये बात होगी ठोस द्रव गैस की। अब अगली बात करते हैं हम, ध्यान से समझते रहो, हर एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैं साइड में हटता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हो, या वीडियो को रोक कर पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर एप्लीकेशन पर पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखो आ जाओ। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे ना, कक्षा 6 विज्ञान, कक्षा 7 विज्ञान, कक्षा 8 विज्ञान, तो आपको हर एक चैप्टर एक लेक्चर में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। श्योरिटी है इस बात की 100%। देखो बेटे, जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो होते हैं जल में घुलनशील पदार्थ। भाई जल में घुलनशील पदार्थ में है जो पानी में घुल जाएंगे बस, जैसे नमक है, शक्कर है, चॉक पाउडर है, ये सब पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं जल में घुलनशील पदार्थ। और एक होते हैं जल में अघुलनशील पदार्थ। जल में अघुलनशील, जैसे लकड़ी का बुरादा पानी में घोल के देखना, घुलने का ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लेना पानी में घुलने का नहीं। जैसे रेत है, तेल है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने के ही नहीं। तो यदि कोई आपसे पूछता है जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील आप और भी पदार्थों को यहाँ लिख सकते हो, नमक, शक्कर, चॉक पाउडर हमने लिखा है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। दूसरे होते हैं जल में अघुलनशील पदार्थ, जैसे लकड़ी का बुरादा, रेत, तेल। इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ आपको ऐसे मिलेंगे जो जल में अघुलनशील होते हैं। तो ये तो हो गया घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। और अब हम बात करेंगे इसके बाद जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जल के सापेक्ष भार का मतलब कौन जल से हल्का है और कौन जल से भारी है। जो जल से हल्का होता है ना, वो जल के ऊपर तैरता है, और जो जल से भारी होता है वो जल में डूब जाता है अंदर। तो जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
नंबर 1, जल से हल्के पदार्थ। ये जल के ऊपर तैरते हैं, जैसे सरसों का तेल। पानी के ऊपर डाल के देखना, ऊपर ही रहेगा तैरता हुआ, यानी सरसों का तेल पानी से हल्का है। मोम, लकड़ी, थर्माकोल आदि, ये सब होते हैं जल से हल्के पदार्थ। एक होते हैं नंबर 2 पर जल से भारी पदार्थ। ये जल में डूब जाते हैं, जैसे लोहे की कील डूब जाएगी ना पानी में, जैसे कांच की गोली, पत्थर, इरेजर आदि। इरेजर का मतलब रबड़, जिससे आप साफ करते हो, मिटाते हो, पेंसिल से लिखा हुआ। ठीक है बेटे, कांच की गोली भी तो डूब जाती है पानी में, इसका मतलब कांच की गोली जल से क्या है, भारी है। उसके बाद आता है वर्गीकरण, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखो, पारदर्शिता का मतलब 3 तरह के होते हैं ये पदार्थ, यहाँ लिखा हुआ है 3 प्रकार के। कोई आपसे पूछता है कि पारदर्शिता के आधार पर बताओ पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे जी 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं पारदर्शी। पारदर्शी या इन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल आदि। पारदर्शी का मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है, कांच के आर पार देख सकते हो, शुद्ध जल है उसके आर पार आप देख सकते हो, तो इन दोनों को हमने कहा पारदर्शी। क्या कहा? पारदर्शी। दूसरे होते हैं अपारदर्शी। इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी, कागज आदि। तो लकड़ी के आर पार तो नहीं दिखाई देने का, कागज के आर पार तो नहीं दिखाई देने का, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ओपेक। ठीक है। एक होते हैं पारभासी। क्या होते हैं? पारभासी। तो ध्यान से देखना, इनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा कागज। ये तो याद कर रखा होगा आपने, तेल लगा कागज, कागज के ऊपर तेल लगाओगे तो उसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो जिनके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है वे तो पारदर्शी हैं, जिनके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वे अपारदर्शी हैं, और जिनके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है वे पारभासी हैं। पेंट लगा कांच। यदि कांच के ऊपर आपने हल्का सा पेंट कर दिया तो उसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कांच के ऊपर यदि पेंट नहीं करा तो फिर तो वो पारदर्शी है, उसके आर पार साफ दिखाई देगा, और यदि पेंट कर दिया तो उसके आर पार धुंधला दिखाई देगा। तो कोई भी आपसे पूछता है कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला वर्गीकरण। अब है हमारे पास कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। कठोरता, हार्डनेस। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं कठोरता के आधार पर। एक तो होते हैं मुलायम पदार्थ, है ना, मुलायम, सॉफ्ट। ये आसानी से दब जाते हैं, जैसे रुई। रुई मुलायम है ना, ऊन, रबड़, स्पंज आदि। तो ये सब क्या है? ये देखो, ये स्पंज है मेरे पास, ये स्पंज है, आसानी से दब जाता है, देखो कितनी आसानी से दब गया, है ना। तो ये होते हैं मुलायम पदार्थ। कैसे पदार्थ? मुलायम। फिर होते हैं कठोर पदार्थ, दूसरे दूसरे कठोर हैं, ये आसानी से नहीं दबते हैं, जैसे लोहा। अब जैसे मैंने स्पंज को दबा दिया, ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया, ऐसे ऐसे, और यदि मैं लोहे की कोई चीज ले लूं और आपको कहूं इसे दबाओ, तो नहीं दबने का, इसका मतलब वो कठोर पदार्थ है। जैसे लकड़ी, लकड़ी को भी आप ऐसे नहीं दबा सकते हो। कांच के टुकड़े आदि, कांच भी कैसा है? कठोर पदार्थ है। तो कठोरता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। यदि आपको बहुत सारे पदार्थ दिखाए गए तो आप मुलायम और कठोर पदार्थों को छांट लोगे ना अलग अलग। उसके बाद अगला वर्गीकरण है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबक के सापेक्ष। तो 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं भाई चुंबक के हिसाब से। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले होते हैं चुंबकीय पदार्थ। अब नाम से ही पता चल गया होगा आपको, चुंबकीय पदार्थ का मतलब ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो जो चुंबक पर चिपक जाएगा वो चुंबकीय पदार्थ है। जैसे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा, जैसे निकिल, कोबाल्ट आदि। ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये चुंबक के ऊपर चिपक जाते हैं। दूसरे कौन से होंगे? अचुंबकीय पदार्थ। तो ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ये नहीं खींचते चुंबक की तरफ। जैसे लकड़ी, बताओ लकड़ी चुंबक की तरफ खींचती है क्या? नहीं।
प्लास्टिक नहीं, रबड़ नहीं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2 प्रकार के। एक तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक पर चिपकते हैं, और एक अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक पर नहीं चिपकते हैं। आपको बहुत सारे पदार्थ दे दिए गए, तो आप चुंबक पर चिपका चिपका के देखना, जो चुंबक पर चिपक जाएगा वो चुंबकीय पदार्थ है, जैसे लोहा चिपकेगा, निकल चिपकेगा, कोबाल्ट चिपकेगा। और जो चुंबक पर नहीं चिपकेगा वो अचुंबकीय पदार्थ है, उन्हें भी आप छांट लोगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गए पदार्थों का वर्गीकरण कई प्रकार से। अब हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, ध्यान से समझना है आपको। अणु, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल, MOLECULE। अणु क्या है? अणु पदार्थ का एक छोटा कण है, बहुत छोटा, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, उसे कहते हैं हम अणु। तो कोई आपसे पूछता है अणु किसे कहते हैं, तो आप बताओगे अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं। तो अणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है। भाई पदार्थ तो आपने पढ़ ही लिए, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ का वो छोटा सा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सारे गुण होते हैं, उसे हम कहते हैं अणु। अब देखो, यहां एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है किसी एक ही तत्व के सभी अणु गुणों में समान होते हैं। जैसे मान लो एक तत्व है मेरे पास सोडियम, तो सोडियम के जितने भी अणु होंगे, या फिर एक तत्व है, जैसे सोडियम को छोड़ दो, आप सोडियम को भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं कहूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के जितने भी अणु होंगे सबके गुण एक जैसे होंगे। एक ही तत्व के सभी अणु गुणों में एक जैसे होते हैं, और जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक तो अणु है ऑक्सीजन का, एक अणु है हाइड्रोजन का, तो ये अलग अलग तत्वों के अणु हैं। ये तो ऑक्सीजन का अणु है, ये हाइड्रोजन का, ये तो ऑक्सीजन तत्व है और ये हाइड्रोजन तत्व का अणु है। तो अलग अलग तत्वों के अणुओं के गुण भी अलग अलग होंगे, और एक ही तत्व के अणु हैं, चाहे वे 1000 अणु हैं, सबके गुण एक जैसे होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी एक ही तत्व के अणु गुणों में समान होते हैं, और जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। मान लो आपके पास 10 अणु हैं और 10 के 10 अणु एक ही तत्व के हैं, जैसे ऑक्सीजन के हैं, तो उन सभी 10 अणुओं के गुण एक जैसे होंगे, क्योंकि वे एक ही तत्व के हैं, ऑक्सीजन के। और यदि आपके पास 2 अलग अलग तत्वों के अणु हैं, तो उनके गुण भी अलग अलग होंगे, क्योंकि वे अलग अलग तत्वों के अणु हैं। तो अणु से छोटी चीज क्या होती है? परमाणु। अणु से छोटी चीज क्या होती है? परमाणु। और परमाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। अब परमाणु तो अणु से भी छोटा है। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब अणु भी बहुत छोटा कण है, पर अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु और भी छोटा कण है, पर वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अणु से भी जो छोटी चीज होती है वो परमाणु है, वो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस पॉइंट को देखो ध्यान से, क्या है, क्वेश्चन आते हैं ना इन पॉइंट्स में से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं। जैसे O2, O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही तो आपस में जुड़े। तो जब समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, तो अणु बनते हैं, तत्व के अणु। जैसे H2 में दोनों परमाणु हाइड्रोजन के ही तो जुड़े होंगे। यहाँ लिखा हुआ है समान परमाणुओं के संयोग से। जैसे इसमें 2 परमाणु जुड़े हैं, दोनों समान हैं ऑक्सीजन के, तभी तो O के नीचे 2 लिखा हुआ है। और यहाँ 2 परमाणु हैं, H और H,
तो जब समान परमाणु आपस में संयोग करते हैं ना, तो क्या बनता है? अणु। और वो भी किसका अणु? तत्व का। जैसे मैं कहूँ एक परमाणु क्लोरीन का है, दूसरा परमाणु भी क्लोरीन का है, एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में जुड़े तो Cl2 क्लोरीन का अणु बन गया। समझ रहे ना मेरी बात? एक परमाणु ऑक्सीजन का दूसरे परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा तो O2 यानी ऑक्सीजन का अणु बन गया। एक परमाणु हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा तो H2 यानी हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। सीधी बात है कि समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं। और यहां देखना जरा, भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे H2O। अब आप इस H2O को देख लो, H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। H के नीचे 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु लिए, ऑक्सीजन का लिया 1 परमाणु। तो ये तीनों के तीनों एक ही तत्व के परमाणु तो नहीं है। यदि ये एक ही तत्व के परमाणु होते तो तत्व का अणु बनता। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। अलग अलग का मतलब 2 तो एक जैसे, एक अलग है, तीनों एक जैसे तो नहीं है। तो ये बना यौगिक का अणु। मतलब कहने की बात यह है कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, तो परमाणुओं के आपस में जुड़ने से अणु बनता है। पर अणु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तत्व के अणु। तत्व के अणु वे होते हैं जिनमें सारे परमाणु एक जैसे हों। जैसे यहाँ एक अणु है O2, इसमें दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं, एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के। जैसे यहाँ एक अणु है H2, इसमें दोनों के दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं। तो परमाणु जब आपस में संयोग करेंगे तो बनेगा तो अणु ही। पर वो अणु तत्व का अणु भी हो सकता है और वो यौगिक का अणु भी हो सकता है। तत्व का अणु कब होता है? वो जब परमाणु जो आपस में जुड़ रहे हैं वे सारे के सारे एक जैसे हैं। और यौगिक का अणु कब है? वो जब वे परमाणु जो आपस में जुड़ रहे हैं वे अलग अलग तत्वों के हैं, सारे के सारे एक जैसे नहीं है, 1-2 एक जैसे हो सकते हैं। जैसे H2O में टोटल कितने परमाणु हैं? 3 में से 2 तो एक जैसे हैं हाइड्रोजन के, पर तीसरा तो अलग है ऑक्सीजन का। तो जब ये आपस में जुड़े, 3 परमाणु जुड़े, 2 तो हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, बना तो अणु ही। पर वो तत्व का अणु नहीं है, वो किसका अणु है? यौगिक का अणु। जैसे CO2 को देख लो आप, 3 परमाणु हैं, एक तो कार्बन का है और 2 हैं ऑक्सीजन के, तीनों एक जैसे नहीं है, तो बना तो ये अणु ही, CO2 का एक अणु है। पर ये अणु तत्व का अणु नहीं है, ये यौगिक का अणु है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। अब वो अणु तत्व का कब होगा और यौगिक का कब होगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। जब जुड़ने वाले परमाणु एक जैसे हैं तो जो अणु बना उसे आप तत्व का अणु कहोगे। और जो जुड़ने वाले परमाणु सारे एक जैसे नहीं हैं तो वो जो अणु बना होगा वो यौगिक का अणु होगा। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं। चलो, यहां लिखा हुआ है, अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। यानी परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तभी पदार्थ बनता है। कैसे बनता है इसे बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, अब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। वास्तविकता में तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि परमाणु की खोज ही डाल्टन ने करी थी। देखो डाल्टन ने क्या बताया था, यहां लिखा हुआ है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ध्यान से समझना। डाल्टन ने यह कहा था कि आपके पास यदि कोई पदार्थ है ना, मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ को जब आप तोड़ते हो तो आपको अणु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अणु। और यदि अणु को भी आप तोड़ दोगे तो क्या मिलेंगे? परमाणु। उन्होंने कहा था कि परमाणु को आप आगे तोड़ ही नहीं सकते हो। परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहे हैं हम, जब 19वीं सेंचुरी चल रही थी। उस समय डाल्टन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि जब हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो हमें अणु मिलते हैं, और हम अणुओं को भी तोड़ सकते हैं। अणुओं को तोड़ने पर हमें मिलते हैं परमाणु। क्या मिलते हैं? परमाणु। पर उन्होंने कहा था कि परमाणु को नहीं हम तोड़ सकते, परमाणु को हम तोड़ ही नहीं सकते, परमाणु अविभाज्य है। इसलिए उन्होंने परमाणु का नाम रखा था एटम। क्या नाम रखा था? एटम, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। यदि एटम का संधि विच्छेद करूं तो ए प्लस टम,
यहाँ ए का मतलब तो होता है कैन नॉट, और टम का मतलब होता है कट, यानी जिसे काट नहीं सकते, जिसे तोड़ नहीं सकते, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब वो सबसे छोटा है। इसीलिए तो परमाणु को मौलिक कण कहा गया था। तो इसलिए ध्यान रखना, डाल्टन तो यहीं तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि पदार्थ को तोड़ोगे तो अणु बनेंगे, अणु को तोड़ोगे तो परमाणु बनेंगे, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए परमाणु का नाम एटम रखा गया, जो दो हिस्सों से मिलकर बना है, ए और टम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, टम का मतलब होता है कट। पर फिर 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि परमाणु टूटता नहीं है, परमाणु सबसे छोटा है। उन्होंने कहा कि परमाणु को जब आप तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको, इसका मतलब ये परमाणु से भी छोटे हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना यह है कि पदार्थ को तोड़ोगे तो अणु बनेंगे, अणु को तोड़ोगे तो परमाणु बनेंगे, और परमाणु को तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। और इन तीनों कणों को कहा जाता है परमाणु के मूल कण। क्या कहा जाता है? परमाणु के मूल कण। और इनके ऊपर सवाल आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वे वैज्ञानिक कौन थे, यहां से लेके यहां तक की कहानी तो सुना दी थी किसने? डाल्टन ने खोज कर दी थी। अब परमाणु को तोड़कर उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन को बताने वाले जे थॉमसन थे। जे थॉमसन, जूलियस प्लकर का भी बहुत योगदान रहा इलेक्ट्रॉन की खोज में, और जे थॉमसन का। प्रोटॉन को बताने वाले रदरफोर्ड थे, ठीक है, और न्यूट्रॉन को बताने वाले थे जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन का भी बहुत योगदान रहा प्रोटॉन की खोज में। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई डाल्टन ने तो यहां तक बताई थी बात, उसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक जो 19वीं शताब्दी के अंत में आए, जैसे जूलियस प्लकर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करी, और उन्होंने कहा कि परमाणु से भी छोटे कण इस दुनिया में हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हें हम परमाणु के मूल कण कहते हैं। तो अब यहाँ जो तेज दिमाग वाले बच्चे उपस्थित हैं वे सोच रहे होंगे सर फिर ये तो जो नाम रखा था एटम, ये तो गलत हो गया। एटम का मतलब तो ए प्लस टम कैन नॉट कट, जो अविभाज्य है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तो एटम नाम तो गलत हो गया। हाँ भाई, यदि आप संधि विच्छेद करके और उसके अर्थ के हिसाब से चलते हो तो नाम हो गया गलत। एटम नाम सही नहीं है इसका। एटम तो उसे कहते हैं जो टूटता ही ना हो, और ये तो टूटता है, इसके अंदर से तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलते हैं। परमाणु विभाज्य है, और डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु के विभाजित होने की प्रक्रिया से ही तो परमाणु बम बनता है, वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया से बनता है। परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है ना, उसे भी तोड़ दिया। परमाणु बम जो है नाभिक को तोड़कर ही चलने वाला एक रिएक्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, देखो इसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। यहाँ लिखा है परमाणु के अवयवी कण और उन पर आवेश और उनका संकेत। ये सवाल पेपर में आता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे ऊपर होता है धनावेश, और इसे पी से हम प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी पी के ऊपर प्लस का निशान भी लगा देते हैं क्योंकि धनावेश होता है ना इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश, और इसे ई नेगेटिव या खाली ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, यानी उसके ऊपर ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है, और इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक हेडिंग आया नोट। नोट को ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। ये बात पक्की है। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे सब जगह घेरेंगे, स्थान घेरेंगे, यानी उनका कुछ ना कुछ आयतन है, और उनमें भार भी होता है, यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। नंबर 2, पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जा सकता है ना। तो हम इनके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, इन सारी चीजों के आधार पर, ठीक है बेटे। तो यहाँ जो है हमारा ये दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमने दूसरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर दिया अपना, और आपको पता है कि पहला चैप्टर हम कर चुके थे इससे पहले लेक्चर में। और मैं फिर दोबारा से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ
कि हमारी जो कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान की प्लेलिस्ट है वो बहुत वैल्यूबल है आप सभी के लिए, या फिर आप सबके स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्हें टीईटी का एग्ज़ाम देना है, या उन बच्चों के लिए जिन्हें 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, या किसी भी जॉब के लिए एग्ज़ाम देना है जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप एक लेक्चर में एक पूरे चैप्टर को कवर कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे। ठीक है, बस प्लेलिस्ट को ध्यान रखो और प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यदि कॉन्सेप्ट वास्तविकता में समझ में आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय, टेक केयर।